Good morning, students. बराबर है टी एन बराबर 1/n डी और ए 1/mn आए थे। बिल्कुल यहाँ से कल टी आर पूछा, टी एन प्लस एन पूछा, टी एम एन और पूछ लेता तो वन हम निकाल के बता देते। उसी का डुप्लीकेट क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं। 6 तक और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 एनी डाउट? टिल क्वेश्चन नंबर 6 और कोई डाउट? बहुत बढ़िया। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में आप लोगों के कितने डाउट आते थे, अब धीरे धीरे डाउट कम होते जा रहे हैं। क्लियर? चलो 7 8 9 10 11 12 कोई डाउट? 12 तक अगर कोई डाउट हो तो बोलो। आपका दिमाग पहले से ज्यादा काम कर रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा और डाउट भी कम आ रहे हैं। तो 7 8 9 12 फाइनली डाउट तो आ चुके हैं। 7 8 9 12 देख लीजिए। 7 8 9 12 शुरुआत करेंगे 7 से। 7 में क्या हो रहा है, ये तो एबीसी आ गई। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग। बोला था जब भी पावर में ऐसा कुछ आएगा लॉग लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a log x, दूसरा हो जाएगा b/2 log x प्लस b/2 log z। तो मल्टीप्लाई में वो एडिशन में बदल जाते हैं, पावर आगे जाती है, बराबर c log। बोला एबीसी किस में है, एबीसी में रिलेशन निकालना है। तो Give me a few बराबर seconds, लैम्डा मान, students. बराबर लैम्डा मान लेते। ए बराबर आ गया लैम्डा अपॉन लॉग एक्स, बी बराबर आ गया 2 लैम्डा अपॉन लॉग एक्स जेड। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर दो, कोई दिक्कत हो रही है। बराबर कितना आ जाएगा, बराबर सी बराबर आ जाएगा 1 लैम्डा अपॉन लॉग जेड। बोलो क्लियर? चलो अगर मैं उससे कि 2 के बराबर निकालूं तो 2 के बराबर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, नहीं 2 के बराबर से कुछ भी नहीं है। 2 के बराबर आ जाएगा 4 लैम्डा एक्स जेड। नहीं तो यहाँ पर मुझे क्या कि एचपी ट्राई करना है, एचपी ट्राई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ 2ac अपॉन a प्लस सी। देखते हैं ये सॉल्व होके कितना आता है। मैं सोच रहा हूँ एचपी ट्राई कर लूँ क्योंकि एपी तो हो नहीं रहा। तो 2ac 2 a कितना है लैम्डा अपॉन दिस तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन log x log z। अपॉन में वो इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा log x प्लस log z, log x प्लस log z, और इन दोनों में कॉमन आएगा लैम्डा डिवाइड बाय log x log z। Yes, morning again, students. Can you see the screen? कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन log x log x है। पता है ये क्या है, ये b के बराबर है, मतलब आंसर है। बोलो समझ में आया? Can you see the screen, students? क्या समझ में आया? Yes. आया है तो अच्छी बात, नहीं भी आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात। 7 के अलावा तुम्हारा डाउट है 8 9 और 12 इनको भी देख लेते हैं। एबीसी आर द कॉल। अच्छा एनी एक्सपेंडेड बाय, बताइए। छोड़ दो अभी 8 को। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था, हमने देखा था। मैंने बोला था टफेस्ट क्वेश्चन आपको जो पूछ सकते हैं रिवर वाले प्रॉब्लम्स में। एंड होमवर्क में थे हमारे पास 3 और 5 और 5 13 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस, करीब करीब 45 मिनट्स का होमवर्क, 30 to 45 मिनट्स का होमवर्क। बताइए होमवर्क में एनी डाउट्स? पार्ट 1
सेक्शन सी पार्ट 1, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एनी डाउट? नो। ग्रेट। सेकेंड पार्ट, पार्ट 2, ऑब्जेक्टिव वाले 5 क्वेश्चंस। तनिष्क पार्ट के साथ बताओ, पार्ट 1 का C3 की पार्ट 2 का C3। पार्ट 1 का C3, पार्ट 1 का C3। आपको लॉग वाली प्रॉपर्टी कहां पर पढ़ाई गई थी? तो अच्छा बच्चा जानता है कि हमको लॉग वाली जो प्रॉपर्टी है, लॉग वाली प्रॉपर्टी है वो जीपी। Let me search out the question to take it on the board. Descriptive part 1 question C3। ये लीजिए क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, हम भी तो ऐसे लिया करते थे। रिवर को हम राइट साइड दिखा करते थे, राइट साइड की डायरेक्शन को ही हम ना जब प्लेन में दिखाते हैं मैप के जैसा, तो वेस्ट टू ईस्ट दिखाते हैं। तो ये रिवर में का पानी, एंड रिवर इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। अच्छा ठीक है भाई, यूनिट कुछ अजीब दिया है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट बात तो v की है। ये v की वैल्यू है, दैट वी नो। 5 मीटर पर मिनट मतलब हमारे नोटेशन में रिवर की स्पीड है टुवर्ड्स ईस्ट। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर। क्या बात है, सब कुछ अपने ही तरीके से है ना, सब कुछ अपने तरीके से ही है, क्योंकि हम क्या लिया करते थे, हम आई कैप लिया करते थे राइट साइड को, तो वही यहाँ पे ईस्ट है, उसका अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। जिसको हम जे कैप लिया करते थे वो मैप में नॉर्थ हो जाएगा, और उसका अपोजिट साउथ हो जाएगा। तो पर्सन साउथ बैंक पे है, साउथ किनारे पे है, और कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। मतलब ये यू की वैल्यू है, पर्सन की कैपेसिटी क्या है, वो क्या अटेम्प्ट कर सकता है, वो दिया है। स्विम्स अक्रॉस द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। सुपर्ब। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब एकदम वो परपेंडिकुलर जाएगा, तो ट्राई जरूर ऑब्ट्यूज एंगल में कर रहा होगा कुछ, तो भी ट्राई जरूर ऑब्ट्यूज एंगल में कर रहा होगा, ऐसे कुछ तो भी, ताकि उसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर होता होगा। तो दिस तो वी नो ना, वी नो इसका फाई कैसे निकालते हैं और थीटा कैसे निकालते हैं। क्या था फॉर्मूला? वी हैड द फॉर्मूला फाइनली, साइन फाई का फॉर्मूला आता था। साइन फाई, जहाँ पे फाई इज दिस एंगल विद द परपेंडिकुलर, साइन फाई आता था v बाई यू। साइन फाई आता था v बाई यू, तो यहाँ पे 5/10 जो भी यूनिट है, सेम सेम यूनिट है तो यूनिट कैंसिल ही हो जाएगा। साइन फाई की वैल्यू हाफ आ रही है, तो फाई 30 डिग्री आ रहा है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो आपको बोलना है 30 डिग्री एंगल। एक तो आप थीटा भी निकाल सकते हो, थीटा को 90 प्लस 30 करके 120 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर मैं क्या बोल सकता हूँ, आंसर मैं बोल सकता हूँ कि 120 डिग्री विथ ईस्ट, ये उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, 120 डिग्री विथ ईस्ट, ये इसकी डायरेक्शन है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 120 डिग्री विथ ईस्ट, ऐसे बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा, इससे ज्यादा अच्छा तरीका होगा एग्जैक्ट जो उन्होंने आंसर दिया है वो, कि 30 डिग्री है नॉर्थ से, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो 30 डिग्री वेस्ट साइड ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से कितना जाओगे आप, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। ओके, दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इट। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्लियर। चलो फिर पार्ट 2 का क्वेश्चन, C4 ऑफ पार्ट 2, C4 ऑफ पार्ट 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर C4 लेते हैं ऑन द बोट। A boat which can move with this much speed
relative to water, boat which can move with this much speed relative to water, मतलब ये u है, 480 मीटर की विड्थ है, मतलब d is 480 मीटर, कांस्टेंट इज फ्लोइंग विद अ कांस्टेंट, रिवर की फ्लो की बात कर रहे हैं, रिवर जो है ऑफ दिस मच विड्थ इज फ्लोइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब दिस इज v, रिवर स्पीड को हम v लिया करते थे। वापस से सवाल पूछा, देखो शॉर्टेस्ट पाथ का सवाल पूछा है, तो हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए पर्सन कुछ मतलब बोट ऑप्ट्यूस में कुछ ट्राई करेगी, और रिवर से ऑप्ट्यूस एंगल में ट्राई करते करते उसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, रिवर के रिजल्टेंट जो है उसको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल होगा। सो इसमें ये जो रेड कलर है ये वी सॉरी यू हुआ करता था हमारा, ब्लू कलर का v हुआ करता था, पैरेललोग्राम लॉ से अपोजिट साइड ये भी v हुआ करती थी। तो ग्रीन कलर कैसे आ जाएगा, ग्रीन कलर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ग्रीन कलर वाली जो स्पीड है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो v का स्क्वायर है वो चीज, उस तरीके से आएगी वो ग्रीन कलर की स्पीड। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की स्पीड क्या है, यहाँ पे ग्रीन कलर की जो इफेक्टिव स्पीड है वो ग्रीन कलर की स्पीड हो रही है अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा सीधा सीधा डिस्टेंस 480 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट में लिया है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 160 सेकेंड्स इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है तन्वी को ये पार्ट, ओम तन्वी इज इट क्लियर, एकदम ऐसे ही सवाल आने वाले आपको एग्जाम्स में, ऐसे ही सवाल आने वाले। जय कुमार को C3 भी डाउट है, C3 में क्या है, बोट इज रोड, रिवर फ्लोज, वेलोसिटी ऑफ बोट इज, ठीक है सी, हाँ C5 डाउट बहुत लोगों को होना मैं नेचुरल समझता हूँ, इसका C3 तो मुझे कोई टफ नहीं लग रहा है, देख लेते जल्दी से, अ बोट इज रोड अक्रॉस अ रिवर परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। अच्छा वर्डिंग में बस इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा बेटा, रोड, बोट इज रोड, रो बोट को रो करना मतलब चलाना, बोट को चलाने की कोशिश करना, अक्रॉस अ रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, मतलब u बार इज परपेंडिकुलर टू v बार, समझे क्या, ये अटेम्प्ट होता है, बोट को रो करने की कोशिश करना, मतलब ये जो चीज है दिस इज u बार, अटेम्प्ट है ये u बार है, बोट को रो करने की कोशिश करना। अब क्लियर है, अब क्लियर है, अब सवाल क्लियर है ना। फाइनली जो पूछा द वेलोसिटी ऑफ बोट, ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा, रिवर के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, रिवर के रिस्पेक्ट में तो u ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन v जो है वो 12 है इस बार, तो सर्टनली आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो अपने हिसाब से रिजल्टेंट वेलोसिटी u बार प्लस v बार होगा, तो यहाँ पे u बार है 9 j कैप और v बार है 12 i कैप, ओके, तो यही है वेलोसिटी, यही एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आंसर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब एक्चुअली वेलोसिटी नहीं स्पीड ही पूछी हुई है। तो अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कर लीजिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। ऐसे बस थोड़े वर्डिंग्स आपको समझने रहते हैं, हमेशा का है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्डिंग समझना, क्वेश्चन को समझना, यही आधा इंपॉर्टेंट काम होता है, बाकी आधा काम सॉल्व कर, क्लियर। चलो अब आते हैं असली टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क पे, C5 क्वेश्चन, क्योंकि ये विंड का क्वेश्चन था काइंड ऑफ, तो आपको सोचना था कि इसका रिवर से क्या कनेक्शन है, रिवर के सेक्शन में दिया हुआ है, मतलब क्या सिचुएशन एकदम रिवर के जैसी ही सिचुएशन है,
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर मैं रिवर में बोट है, उसके बदले अगर रिवर के बदले एयर कर दूं, रिवर के बदले एयर कर दूं, मतलब पानी के बदले हवा, रिवर के बदले काइंड ऑफ स्काई कर देते हैं, है ना, रिवर के बदले स्काई कर देते हैं, मतलब जो वाटर था उसके बदले एयर हो जाएगा, वाटर के बदले क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, और बोट के बदले क्या हो जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा। तो सिचुएशन तो एकदम सिमिलर होनी चाहिए ना, है ना। जैसे बोट कोशिश करती है रिवर में ट्रैवल करने की, वैसे एरोप्लेन कोशिश करता है हवा में ट्रैवल करने की, लेकिन पानी की स्पीड की वजह से बोट थोड़ी ड्रिफ्ट हो सकती है, वैसे ही एरोप्लेन भी एयर स्पीड की वजह से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो सकता है। अब इतना सोचने के बाद आपको फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। एयरप्लेन का पायलट है, सेट्स कंपास, कंपास मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, कोर्स ड्यू वेस्ट, अच्छा वेस्ट की तरफ उसने कंपास रखा, मतलब वो कोशिश कहाँ कर रहा है, वेस्ट की तरफ जाने की, कोशिश कर रहा है वेस्ट की तरफ जाने की, एंड मेंटेन्स एन एयर स्पीड ऑफ 240, मेंटेन्स एन एयर स्पीड ऑफ 240। After flying for half an hour, he finds himself over a town that is 150 km west and 40 km south of his starting point. Then the wind velocity with respect to ground is. ओके इसमें सबसे टफ पार्ट है पहला ही वाक्य समझना कि मेंटेन्स एन एयर स्पीड ऑफ 240। ओके कोई बताएगा अपने नोटेशन में ये कौन सी स्पीड है, यू है कि वी है कि रिजल्टेंट इफेक्टिव है, क्या है? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। कौन मेंटेन कर रहा है एयर स्पीड, पायलट मेंटेन कर रहा है। तो क्या पायलट के कंट्रोल में हवा की स्पीड है क्या, मतलब क्या पायलट हवा को कंट्रोल कर सकता है? हवा को क्या कोई इंसान हवा को थोड़ी कंट्रोल करेगा ना। एयरप्लेन में एयरप्लेन पायलट इज मेंटेनिंग एन एयर स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वर्ड एक्चुअली भले वर्ड एयर स्पीड यूज किया, इसका मतलब ये हवा की स्पीड नहीं है। हाँ हवा की स्पीड थोड़ी पायलट मेंटेन करेगा, हवा की स्पीड तो कुदरत मेंटेन करेगी, नेचर मेंटेन करेगा। ये जो मेंटेन कर रहा है ये इसका मतलब है, इस वर्डिंग का मतलब है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आप लिखिए मत अभी, हम पूरा कोशिश करते हैं, आंसर मैच हो जाएगा फिर लिख लेंगे। इसका मेरे हिसाब से मतलब है इट इज स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ये स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एयर वाली स्पीड है इसलिए इसको एयर स्पीड कहा गया। हालांकि है वो एरोप्लेन की, क्योंकि मेंटेन उसको कौन कर रहा है, पायलट मेंटेन कर रहा है, पायलट कोशिश कर रहा है। सो इन दैट वे दिस इज एक्चुअली यू, दिस इज एक्चुअली यू अटेम्प्ट, उसका जो है अटेम्प्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके ये बहुत लोगों को समझ गया था, क्षितिजा, जय कुमार, कल्पेश, देवयानी, तनिष्क, रजिया और वरुण और सुष्मिता, इतने लोगों को ये यू समझ गया। दो तीन लोगों को कंफ्यूजन हो गया था, देखो वी बोलने लगे थे। कंफ्यूजन नेचुरल है बिकॉज यहाँ एयर स्पीड वर्ड है, आपको पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि ये स्पीड मेंटेन बाय पायलट है, तो एक्चुअली एरोप्लेन की है विथ रिस्पेक्ट टू। बस अब इससे ज्यादा कुछ बड़ा ट्विस्ट नहीं है। अच्छा अब यू किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, पायलट ने जहां कंपास रखा है उस डायरेक्शन में, मतलब ये वेस्ट की डायरेक्शन में यू बार है, वेस्ट की डायरेक्शन में यू बार है। लेकिन पर्सन कहा जा रहा है, स्टार्टिंग से पर्सन कितना दूर चला गया है, इट्स लाइक उसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, तो वो 150 किलोमीटर वेस्ट, 150 किलोमीटर वेस्ट और 40 किलोमीटर साउथ, 150 किलोमीटर वेस्ट और 40 किलोमीटर साउथ, ऐसे दिशा में पर्सन इफेक्टिवली गया, मतलब जो ग्रीन कलर का एक्चुअल पाथ था एरोप्लेन का ये इस तरीके से था, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे एंड, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे एंड, इस तरीके से। और स्टार्टिंग से यू बार था वेस्ट डायरेक्शन,
तो क्या आपको ये समझ रहा है स्टूडेंट्स कि जो एयर स्पीड होगी वो कहीं तो ऐसे होगी, ऐसे होगी। वी बार जो होगी असली में हवा की जो स्पीड होगी कुछ ऐसे होगी ताकि रिजल्टेंट ग्रीन डायरेक्शन में आए। बाय पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट ग्रीन डायरेक्शन में आना चाहिए। ये बात समझी क्या? देखो ये डायग्राम जिसको समझी आधा सवाल यहाँ पे समझ क्लियर हो गया। ठीक है। सूत्रों से ऐसा पता चला कि ये 99 टर्म है, ये भी पता चला कि ये 33। बोलो यहाँ तक क्लियर? चलो तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? 99/2। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। 198 ये हो गया सम ऑफ 80 माइनस 33/2। अब इन दोनों में का एंगल को मैं थीटा लूंगा। इन दोनों में का एंगल यू और वी का एंगल हम थीटा लिया करते हैं। यू और वी का एंगल हम थीटा लिया करते हैं। अब ये सवाल इसलिए अजीब है क्योंकि हमने जो रेगुलर नोटेशन लिया उसमें वी बार को हम आई कैप डायरेक्शन दिया करते थे प्यार से और ये सब हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं वर्क है। तो अपने ओरिजिनल फॉर्मूले इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। तो ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें आपको करना चाहिए, आपने, मैं बोलता हूँ आपको, इसमें आपने एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लगाना है। फॉर्मूले नहीं लगाना है लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम ओरिजिनल वाला लगाना है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको सब अच्छे से लिख के देने की। चलो क्या आप इतना मानते हो अगर मैं यू बार को लिखूं स्टूडेंट्स, यू बार को अपने नोटेशन के हिसाब से लिखो तो वेस्ट डायरेक्शन में है, यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 240 किलोमीटर पर आवर। तो यू बार इज माइनस 240 आई कैप इन किलोमीटर पर आवर। ये बात मानते हो? इतना सा मानते हो? हम आई जे हमेशा जैसा ले रहा हूं मैं, आई राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन में और जे नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये यू बार हुआ। अच्छा वी बार किस डायरेक्शन में है तो हमें पता ही नहीं है। वी बार किस डायरेक्शन में हो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन जैसे मैंने डायग्राम में बताया वी बार और जो एंगल मैंने थीटा बताया है उसके हिसाब से वी का कॉस थीटा कंपोनेंट, वी का कॉस थीटा कंपोनेंट जो होगा वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगा और वी का साइन थीटा कंपोनेंट जो होगा वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा। ये बात समझी क्या? देखिए ये बात समझी? यस, ये बात भी समझी। गुड। अब जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं एस बार या एल बार करके डिनोट करता था, एस बार बोलो पूरा डिस्प्लेसमेंट, या तो मैंने कल रिवर के केस में उसको क्वेश्चंस में एल बार करके भी दिखाया था। टोटल फाइनल एक्चुअल पाथ का जो ये है एल बार डिस्प्लेसमेंट, ये आपको कितना दिया है? पर्सन हैज गॉन 150 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट मतलब -150 आई कैप, वेस्ट मतलब माइनस साइन आएगा, और 40 साउथ मतलब -40 जे कैप। ये आएगा आंसर इन किलोमीटर, इन द यूनिट किलोमीटर। ठीक है, इन द यूनिट्स किलोमीटर। तो अब ये सब वैल्यूज तो हमने लिख ली, अब फॉर्मूला क्या यूज होगा? डू यू रियलाइज फॉर्मूला विल बी डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कौन सी होगी? वेलोसिटी दोनों की रिजल्टेंट होगी, दोनों की रिजल्टेंट होगी मतलब यू बार और वी बार का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उस हिसाब से एरोप्लेन ग्रीन कलर की दिशा में जाएगा। तो अब आप सब वैल्यूज डाल दीजिए तो देखिए क्या मिलता है। -150 आई कैप -40 जे कैप इज इक्वल टू यू प्लस वी कर दीजिए, ऊपर का यू प्लस वी कर दीजिए तो -240 माइनस वी कॉस थीटा, इतना आएगा आई कैप, और जे कैप में आएगा -v साइन थीटा जे कैप। अब इस पर से हमें इक्वेशंस मिल जाएंगे। इस पर से देखो आई आई वाली टर्म कंपेयर करो तो 150 इज अ वैल्यू ऑफ 240 प्लस वी कॉस थीटा,
और 40 इज द वैल्यू ऑफ v साइन थीटा। 40 इज द वैल्यू ऑफ v साइन थीटा। तो क्या मुझे इससे साइन थीटा की वैल्यू नहीं मिल रही है? वी वी कैन आई गेट v साइन थीटा की वैल्यू पूरी 40 है और पूरी v cos थीटा की वैल्यू, उनका रेशियो लेके मुझे tan थीटा मिल जाएगा। तो v साइन थीटा बाय v cos थीटा 40 अपॉन बेसिक ऑफ लॉग, बेसिक ऑफ ट्रिगो, बेसिक ऑफ इक्वलिटी, ये तो सबको आना ही चाहिए। ये पूरे 2 साल एक मिनट टाइम की टर्म भी बाकी है ना, होल मल्टीप्लाइड बाय टी। तो मैं टी भूल गया, होल मल्टीप्लाइड बाय टी भी है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो ये कोई आसान चीज नहीं, नहीं डायरेक्टली टी टी है ना, टी 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 को कैंसिल करना पड़ेगा पहले। रुकिए, टी को कैंसिल करना पड़ेगा पहले, तो टी को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशंस को मैं ले लेता हूँ अगले पेज पे। ये दोनों इक्वेशंस को हम ले लेते हैं ऐसे अगले पेज पे, और अब दोनों को डिवाइड करते हैं। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम कैंसिल होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है, 150 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 240 प्लस v cos थीटा डिवाइडेड बाय v sin थीटा। ओह माय गॉड, क्या हमें v पता है क्या? मैं इतनी मेहनत क्यों नहीं, v की वैल्यू भी नहीं पता। टाइम तो पता है, टाइम तो पता है, टाइम पता है, टाइम पता है। वेट वेट वेट, टाइम पता है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ फिर? टाइम को कैंसिल ही क्यों कर रहा हूँ जब हमें टाइम पता है? टाइम पता है, ध्यान देखिए, टाइम इज इक्वल टू हाफ आवर। तो फिर हम इक्वेशंस को ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपके इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। तो पहले इक्वेशन पर से क्या मिलेगा, 150 इज इक्वल टू 240 प्लस v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय हाफ, हाफ एन आवर का टाइम दिया हुआ है। और दूसरे इक्वेशन पर से मिलेगा 40 इज इक्वल टू v साइन थीटा इंटू हाफ। देयरफॉर वापस से देखिए, पहले इक्वेशन पर से आपको इफेक्टिवली v cos थीटा मिलेगा 300 माइनस 240, हाफ को मैं शिफ्ट करके 300 माइनस 60, और v साइन थीटा जो है वो मिल रहा है 80। देयरफॉर आपको tan थीटा की वैल्यू मिलेगी v साइन थीटा डिवाइडेड बाय v cos थीटा करके, दैट इज 80 बाय 60, दैट इज 4/3। मतलब थीटा जो है अपना 53 डिग्री। ये किसका tan होता है, 4/3, 53 डिग्री का होता है। तो अपने डायग्राम में थीटा आ रहा है 53 डिग्रीज, 53 डिग्रीज, 53 डिग्रीज। और okay. और क्वेश्चन में पूछा है विंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमें पूरा नेट u बार प्लस v बार निकालना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए इफेक्टिव वेलोसिटी, तो u बार प्लस v बार क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला था वही, -240 माइनस v cos थीटा प्लस माइनस v साइन थीटा जे कैप। ये पहले ब्रैकेट आया कैप, दूसरा अरे तो v तो निकला नहीं, इतनी मेहनत भी करने के बाद अभी तक v नहीं निकला है हमारा। तो निकल जाएगा स्टूडेंट्स, कैसे निकलेगा, इन दोनों फॉर्मूला पर से आप, अब बिकॉज आपको साइन थीटा आता है, थीटा आ गया तो आपको साइन थीटा भी मिल जाएगा या कॉस थीटा भी मिल जाएगा। तो v इंटू कॉस, मान लो मैं कर दूं v इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू 60। Therefore, v into cos 53 degree is 3/5 is equal to 60. Therefore, v हो गया 100, v हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, v हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो यही पूछा था ना हमें, नेट वेलोसिटी नहीं पूछी थी हमें, v ही पूछा था हमें। v विंड की वेलोसिटी, मतलब हमारे लिए जो रिवर की वेलोसिटी होती थी उसके बदले यह विंड की वेलोसिटी है। तो 100 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। और 53 डिग्री थीटा बन रहा है, मतलब हम साउथ डायरेक्शन से 37 डिग्री वेस्ट में हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स, क्या पहला ऑप्शन जवाब दिया है, इस फर्स्ट ऑप्शन गिवन एज एन आंसर।
Is first option given as an answer? Yes, no. C5 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्या, जल्दी बताइए. यस, तो करेक्ट दिया है, बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है. अब यहाँ लाइन चली गई तो स्क्रीन फ्रीज हो गई. मुझे ये डर था ही, इसीलिए आफ्टरनून लेक्चर लेना ज़्यादा ये था. बट एनीवेज अभी क्या कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं लाइन आने का. लाइन आने का इंतज़ार कर सकते हैं. फिर भी जितने लोगों को समझ गया है, याद से लिख पाओ तो लिख लो, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट तो डाल दूंगा, कोई बात नहीं है. बट किसी को अगर ध्यान से आपने देखा है सॉल्यूशन तो आप खुद होके भी लिख लीजिए. ध्यान रहे इस बार वी बार थोड़े तिरछे डायरेक्शन में है. ओके, हमेशा जैसे रिवर जैसा नहीं है. दैट इज द ओनली कंफ्यूजिंग पार्ट इस क्वेश्चन में. बाकी एकदम बेसिक से जाइए, उसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम करके हो गए तो फिर कोई तकलीफ नहीं जाएगी. अच्छा लंबा क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन था. अप्रोक्सीमेट लिखना है तो 1000 को मुझे 1/2 की पावर n लिखना पड़ेगा, तो उससे तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से जो n की वैल्यू है वो 11 आ जाएगी. करके देखो. यहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछ दिया था सभी लेस देन ग्रेटर 1/1000, इसे हम 1/2 की पावर 10. मैं 2 मिनट रुकता हूँ स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिए कि आप खुद सॉल्यूशन पे आ सके, खुद होके लिख के. 2-3 मिनट रुकता हूँ मैं. 8:45 तक इंतजार करेंगे लाइन आने का, इलेक्ट्रिसिटी आने का. चौथा बताना है. चौथे में AMG मेंशन किया. बेटा पहले मैं चौथा क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, फिर छठवें का लास्ट तक की बात करता हूँ. चौथे में बेटा श्रद्धा, बेटा ध्यान से सुनो. क्या मिडिल टर्म को AP GP FC तीनों में आ गई है इलेक्ट्रिसिटी. बताया गया कि नहीं. तो पहले और 2n माइनस 1 में टर्म का मिडिल टर्म क्या n वाला टर्म आएगा. क्या n वाला टर्म जो मिडिल टर्म है. लेट मी ट्राई टू रीशेयर द स्क्रीन. जो n वाला टर्म है वो पहले और 2n माइनस 1 में टर्म का मिडिल टर्म है. मिडिल टर्म है तो क्या वो AMGA मेंशन होगा कि नहीं. Yeah, now you can see the screen. क्या वो AMGA मेंशन होगा कि नहीं. यस, क्लियर. चलो यहाँ तक छठवें क्वेश्चन का सवाल है. लास्ट स्टेप की बात कर 2, इसे ओपन किया -2 + 1/2 की पावर n -1. यहाँ बेशक गैस का साइन है, आप इसे भूल जाओ और ये सोचो कि n - 1 10 होगा कि नहीं. अब इसे बराबर लगा दो तो n की लिस्ट वैल्यू हो 11. समझ में आया बेटा. 6 तक अभी जिसने डाउट पूछा था उसे क्लियर. छठवा 5 इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन. ऐसा कोई है जिसने इस 6 में से 5 क्वेश्चन कर लिए थे. ऐसा कोई बच्चा है जिसने 6 में से इसके 5 हो गए हो कम से कम. 4 हुए थे प्रतीक के, बहन के 4 हुए थे, नंदन के 4 हुए थे, प्रथमेश के 5 हो गए थे. वेरी गुड. पार्थ के 4, वेरी गुड. शांतनु के 4, ममिता के 4, उन्नीस के 4. लिख रहे हो आप लोग बेटा. ये पेज का होने से बताइए मुझे, अगले पेज का डिस्प्ले करेंगे. यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी समझने लायक, उसको मैं स्टार कर देता हूँ आपको. यहाँ का जो वी बार था, पहले तो सबसे पहले तो डायग्राम समझना सुपरस्टार है. इसके डायग्राम आपको समझ पाना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फिर उस हिसाब से वी बार को मैंने कैसे लिखा है वो समझना है. और तीसरी चीज एस बार का फॉर्मूला लगाना. एस बार का फॉर्मूला इफेक्टिव स्पीड के हिसाब से होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफेक्टिव स्पीड, यू और वी मिला जुला के. बस ये 3 एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स है. बाकी सब फॉर्मूले एक्चुअली चेंज हो गई है हमारी, बट ये जो 3 है एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो ये तो अप्लाई होगी.
ऐसा कैसे हो गया सर, ये तो बकवास कर रहे हो आप, समझा देता हूँ। अगर यहाँ मैं 11 रखूंगा तो 11 माइनस 1 1 या 24, तो 1/1 या 24 क्या लेस होता है 1/1000 से? अगर मैंने 11 की जगह 12 रखा तो 12 रखा तो ये और छोटा आ जाएगा, तो लिस्ट वैल्यू चाहिए, तो लिस्ट वैल्यू की होगी 11। अगर मैंने यहाँ 10 लिया होता तो 10 लिया होता तो यहाँ 500 वाला होता, तो 1.512 1000 से कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। आप ये समझो, आपकी Done with x this माइनस page. s माइनस 1 ये निकल के आया। अब इसके अंदर एक बार 9 रखो, एक बार 10 रखो, एक बार 11 रखो, आपको लिस्ट का मतलब अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बार 9 रखो, 10 रखो, 11 रखो, आपको लगभग अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 11 मेरा आंसर, 12 भी रखे क्लियर। तो ये ऐसे करना लास्ट स्टेप में क्या किया इस पेज पे, तो आपने आई कैप वाले कोएफिशिएंट कंपेयर किए हैं और जे कैप वाले कंपेयर किए। पूरा माइनस साइन जहाँ था तो मैंने दोनों साइड से माइनस साइन हटा दिया है ताकि प्लस में हमारी इक्वेशन बन गए। दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज। फिर टाइम की वैल्यू पुट करी और v sin थीटा v cos थीटा सॉल्व किया। क्या आएगा x2, दूसरे वाले से आएगा x की पावर 4, तीसरे वाले से x की पावर 6, मतलब इनके पहले पहले टर्मों से एक सीरीज बनानी, प्लस दूसरी सब टर्मों की सीरीज बोले तो जिसका मतलब है कि हमारा आंसर आया है 100 किलोमीटर पर आवर। प्लस 1/x की पावर 6, दूसरी सीरीज ये बन जाएगी। एंगल थीटा आया है 53 डिग्रीज, मतलब ही साउथ डायरेक्शन के साथ हम बनाएंगे 37 डिग्रीज टूवर्ड्स वेस्ट। ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं 100 किलोमीटर पर आवर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सातवां क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया सबको? आप x प्लस बनवाइए, x की सीरीज खोले तो एक x स्क्वायर आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा और प्लस 2 आएगा, तीनों को अलग अलग सीरीज में रख देने का। v का फॉर्मूला क्यों यूज किया? कौन सा v का फॉर्मूला कहाँ यूज किया बेटा मैंने? कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? मैंने कोई रटा हुआ फॉर्मूला नहीं यूज किया है, सब हमने बनाया है। What are you, which one are you talking about? कहाँ है v बार का फॉर्मूला, कहाँ पे है बेटा? कहाँ, ऐसा कोई रेडीमेड कोई फॉर्मूला नहीं है, रेडीमेड कोई फॉर्मूला नहीं है, सब कुछ वेक्टर्स है, इसलिए सबको आई जे में लाना है, यही बात है। तो वी बार का मैंने क्या किया है, वी बार के मैंने वी के कंपोनेंट्स लिए, ये वेक्टर कंसेप्ट है। वी जिस डायरेक्शन में डायग्राम में दिखाया है उसका cos थीटा कंपोनेंट वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस आई कैप, और साइन थीटा कंपोनेंट साउथ डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस जे कैप। तो वेक्टर रिजोल्यूशन में हम पढ़े हैं ना, वो कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। क्योंकि कैलकुलेशन करना आई जे के इसमें आसान होता है, इसलिए सब कुछ मैंने आई जे के टर्म्स में रिजॉल्व किया है, दैट्स इट। तीसरे वाले से आ जाएगा b√ax, अगले वाले में आ जाएगा डॉट 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 डॉट, पहली सीरीज तो ये, दूसरी सीरीज बनेगी x प्लस x√y प्लस yx डॉट 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 डॉट। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं बताए गए तो आप अपनी तरफ से नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट ले सकते हैं। जब अपना नंबर ऑफ टर्म n नहीं बोला है और डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब है इनफाइनाइट। पहली सीरीज का सम ये कितना है, √ax, कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो 1 माइनस √b, दूसरे वाले का पहला टर्म x, कॉमन डिफरेंस बोले तो √1। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? 8 तक और कोई डाउट हो तो बोलिए, 8 तक और कोई डाउट हो तो बोलिए, किसी का 8 तक और कोई डाउट? नोट करो, मैं अगला पेज करता हूँ। 8 तक और कोई डाउट? सातवें में बेटा आप क्या करोगे, आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से, तो एक तो x स्क्वायर आएगा, एक 1/x स्क्वायर आएगा और एक प्लस 2 आएगा।
दूसरे सबको खोलो तो x की पावर 4 इधर, x की पावर 4 इधर, 1/x की पावर 4 इधर, 2 इधर। तो ऐसे खोलते खोलते 10 टर्मों की 3 सीरीज बन जाएंगी, क्योंकि सीरीज में 10 टर्म है। तो 10 टर्म का फॉर्मूला a r की पावर 10, r कितना है x स्क्वायर, तो r की पावर 10 बोले तो x पावर 20 माइनस 1। तो अब यहाँ से आ गया पेपर सॉल्व करना। समझ में आया पार्ट? सर प्लीज एक्सपेंड 8। तो बेटा यहाँ भी आप इन सीरीज को यूज पकड़ के आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा प्रॉब्लम। बेटा क्या इसमें आप a और x का मल्टीप्लाई रूट x का मल्टीप्लाई रूट x से भी b रूट ax ऐसी डॉट 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 ऐसी सीरीज आएगी कि नहीं, और दूसरे टर्मों की मल्टीप्लाई की ये सीरीज आएगी कि नहीं। पहले सीरीज बेटा डन आपको एवरीवन। क्लियर हुआ? अस्मित आपको क्लियर हुआ कि मैंने मल्टीप्लाई किया है, पहले पहलों की सीरीज अलग की है, दूसरे की सीरीज अलग। क्लियर? अब खुद सोचो इसका कॉमन रेशियो कितना, तुम ही बताओ। रूट एक्स ए बी, तो क्या आपको r बराबर रूट भी लग रहा है? क्या आपको r बराबर रूट भी लग रहा है? चाहे तो इन दोनों में देख लो, क्या आपको r बराबर रूट भी लग रहा है? तो क्या इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r। चलिए वाले में भी देखो कितना है, एक और मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, आज का नया हम चीज स्टार्ट करते विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स। तो कोई थ्योरी नहीं है स्टूडेंट्स, चाहिए तो मैं वापस थ्योरी में इतना ही लिख दूंगा कि विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम्स को आपको एकदम रिवर बोट की तरह ही सॉल्व करना है। एकदम आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना है और रिवर बोट की तरह ही सॉल्व करना है, क्योंकि विंड जो है इट इज सिमिलर टू वाटर रहेगा इन रिवर। रिवर के अंदर जो वाटर होता है उसके जगह विंड होगी और बोट की जगह एरोप्लेन, बोट की जगह एरोप्लेन होगा। विंड इन स्काई इज लाइक वाटर इन रिवर एंड एरोप्लेन इज लाइक बोट। तो उसी तरीके से हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब सवाल देखिए, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन का छोटा सा पार्ट डिस्प्ले किया है जिसमें डायग्राम है, पूरा सॉल्यूशन मैंने डिस्प्ले नहीं किया, हम खुद सॉल्यूशन करेंगे इसका। फाइंड द टाइम एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी v, एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी v। माय गॉड, देखो अब सबसे पहली चीज ना कंफ्यूजन ये आपको हो सकता है कि ये v क्यों बोल रहा है। हम हमारे नोटेशन में मैं अटेम्प्ट स्पीड को u लिया करता था, लेकिन यहाँ अटेम्प्ट क्या दिया है, v दिया है। नोटेशन बदल दिया है, समझ रहे हो? नोटेशन बदल दिया है। हम मैं अटेम्प्ट को u लिया करते थे, इन्होंने अटेम्प्ट को v लिया है। ठीक है, उन्होंने जो बोला वो हमें लेना पड़ेगा। okay? आगे आइए, इट टेक्स टू फ्लाई अराउंड अ स्क्वायर विथ साइड a, स्क्वायर विथ साइड a है, स्क्वायर विथ साइड a है। if the wind is blowing if the wind is blowing at a velocity u along one side of the square, if the wind is blowing at a velocity u, ओके वेलोसिटी u, ये विंड स्पीड हो गई है। जैसे अपने पानी की स्पीड हुआ करती थी वैसे ये u जो है विंड स्पीड होगी, मतलब अपना u का v और v का u हो गया है इसमें। ठीक है, अटेम्प्ट वेलोसिटी v है और विंड की u है, along one side of the square, along one side of the square। ठीक है, सॉल्यूशन का डायग्राम देखिए बस। ओके, instead of writing saying the solution, let me call it as a diagram, we are only making a diagram। तो abcd स्क्वायर बना दिया, उसमें से एक साइड, पहली साइड जो ab है उसी के डायरेक्शन में विंड दिखाया, उसी के डायरेक्शन में विंड दिखाया, विंड वैसे फ्लो हो रहा है। एरोप्लेन ने फ्लाई कहाँ करना है, एरोप्लेन अराउंड स्क्वायर ही, एकदम स्क्वायर से एरोप्लेन को जाना है, स्क्वायर पे एरोप्लेन को जाना है। तो मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ विथ लिटिल बिगर डायग्राम। एक मिनट,
एक लिटिल बिगर डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिचुएशन कैसे होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लू कलर से एक ऐसा बड़ा सा स्क्वायर बना रहा हूँ। और प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो P बराबर आप देख सकते हो AQRQ, बोलो इतना आ जाएगा। और सम ऑफ द क्या बोला, सम ऑफ रेसिप्रोकल R, तो क्या R बराबर 1/A वी आर एट पॉइंट ए, स्टार्टिंग में हम ए पॉइंट पे है मान लो, और बी पॉइंट पे मुझे जाना है। अगर मुझे ए से बी पॉइंट पे जाना है तो मुझे ट्राई किस दिशा में करना पड़ेगा? सोचिए, wind is also flowing in that direction only. Okay, wind is also flowing in that direction. U bar इसी डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में है, U bar is also in that direction. तो मुझे ट्राई, एरोप्लेन वाले को, पायलट को ट्राई कहाँ करना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में ट्राई करना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। ईस्ट में ही जाने का ट्राई करना पड़ेगा, एरोप्लेन को ईस्ट में ही जाने का ट्राई करना, मतलब अटेम्प्ट लगाना पड़ेगा ईस्ट में ही, वी बार लगाना पड़ेगा ईस्ट में ही। लेकिन वो जाएगा इफेक्टिवली किस स्पीड से? जाएगा इफेक्टिवली किस स्पीड से? उस डायरेक्शन में ए टू बी इफेक्टिवली कितने स्पीड से जाएगा? v प्लस यू। वेरी गुड, v खुद का ट्राई और u साथ में विंड भी उसको एक्स्ट्रा का खींचेगा, तो v प्लस यू स्पीड से वो उस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, लेंथ कितनी है? साइड, स्क्वायर की साइड a गिवन है, a इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड का स्क्वायर की लेंथ a है, a इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। सो कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी टाइम फ्रॉम ए टू बी? टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी कितना रहेगा बताइए? डिस्टेंस अपॉन इफेक्टिव स्पीड, इफेक्टिव स्पीड अलोंग ए बी। जिस डायरेक्शन में जाना है, डिस्टेंस ए बी है, तो इफेक्टिव स्पीड अलोंग ए बी जो होगी उस स्पीड से आप डिवाइड करोगे। वेरी गुड आंसर स्टूडेंट्स। डिस्टेंस इज स्मॉल ए क्वेश्चन में दिया है, और जो टाइम लगेगा, इफेक्टिव स्पीड जो रहेगी वो v प्लस यू हो जाएगी। वेरी गुड। अब आगे देखिए, जब b से c जाना है, b से c जाना है, तब भी हवा तो वैसे ही है, हवा का रुख बदलना हमारे हाथ में नहीं है, हवा तो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो पायलट ने अटेम्प्ट कहां करना चाहिए सो दैट वो एग्जैक्टली बी टू सी में जाए? एक्यूट एंगल की, ऑब्ट्यूस एंगल की, परपेंडिकुलर? कहां अटेम्प्ट कर? ऑब्ट्यूस एंगल में अटेम्प्ट करना चाहिए। वेरी गुड। पर्सन ने, पायलट ने अटेम्प्ट करना चाहिए इस तरीके से, वी बार पायलट ने ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि जो रिजल्टेंट बनेगा वी बार और यू बार का, जो रिजल्टेंट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, जैसा मैं आपको दिखाया करता था, ग्रीन कलर, अभी यहाँ ग्रीन कलर ज्यादा फेंट हो जाएगा, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर का जो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी वो बी टू सी होनी चाहिए, क्योंकि हमें जाना है बी टू सी। समझ रहे हो? जाना है बी टू सी। तो अगर मैं वो डायग्राम वापस से साइड में निकाल लूं इस तरीके से, ग्रीन कलर रिजल्टेंट आ रहा है, रेड कलर का आपका v है, और ब्लू कलर का आपका u है। पैरेललोग्राम जब कंप्लीट होगा तो यही u यहाँ पे भी आ जाएगा इस तरीके से। सो कैन यू टेल मी, ग्रीन कलर की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे क्या? तो ग्रीन कलर की वेलोसिटी कोई बता सकता है मुझे? अंडर रूट ऑफ क्या रहेगी? ग्रीन कलर वाली वेलोसिटी कोई बता सकता है मुझे? अंडर रूट के अंदर क्या रहेगी वो वेलोसिटी? इफेक्टिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्रीन कलर का बी से सी जाते समय क्या रहेगा? अंडर, वेरी गुड बालाजी, परफेक्ट। जय कुमार ऑल्सो परफेक्ट। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे v है इस क्वेश्चन में, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर v का स्क्वायर माइनस जो साइड का स्क्वायर है वो u का स्क्वायर। ये ग्रीन कलर की स्पीड हो जाएगी। अच्छा, तो इससे हमें कौन सा टाइम निकालते आएगा? टाइम टू गो फ्रॉम b टू c, दैट विल बी डिस्टेंस bc, डिस्टेंस bc डिवाइडेड बाय
ग्रीन कलर की जो स्पीड है, इफेक्टिव स्पीड अलोंग बीसी, जो कि ग्रीन कलर से। ओके, सो डू यू रियलाइज स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? इस टाइम का आंसर डिस्टेंस स्मॉल a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, डायग्राम में देखिए, अब मुझे जाना है C2D, एरोप्लेन को पहुंचा दिया B से C तक, B से C तक पहुंचा दिया, अब जाना है C2D। C2D जाना है तो सीधी बात है, कोशिश भी C2D ही होनी चाहिए, कोशिश भी C2D ही होनी चाहिए, लेकिन विंड उसको अपोज करेगा U से। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी इफेक्टिव स्पीड? C से D जाते समय इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? V माइनस यू, वेरी गुड। V बड़ा होगा, अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए, तभी एरोप्लेन असली में जा पाएगा, लेकिन U से अपोज हो जाएगा। तो डू यू रियलाइज, इफ आई राइट इट ऑन नेक्स्ट पेज, कि टाइम टू गो फ्रॉम C टू D डायरेक्ट लिख रहा हूं, A डिवाइडेड बाय रहेगा V माइनस यू। ठीक है, V माइनस यू, ये उसकी इफेक्टिव स्पीड रहेगी। लास्टली देखिए, अब D से जाना है A की तरफ, D से जाना है A की तरफ, तो अटेम्प्ट कहां होना चाहिए? अटेम्प्ट कहां होना चाहिए? ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना चाहिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना चाहिए, यस, ताकि उसका रिजल्टेंट जो है दोनों का, वो वापस ग्रीन दिशा में, मतलब D टू A की दिशा में हो जाए। ठीक है, नेट जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। तो V ऐसा, U ऐसा। सो फाइनली डायग्राम यहाँ कैसे बन जाएगी? डायग्राम बनेगी, ये V है, ये U है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ जब लगाएंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ग्रीन कलर का ऐसा आएगा। तो ग्रीन कलर की जो चीज है वो घुमा फिरा के आपको वापस पाइथागोरस से ही मिलेगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, दैट इज ग्रीन वेलोसिटी। तो ये टर्म वापस से ऐसी है, कैसी आएगी? टाइम टू गो फ्रॉम D टू A विल बी डिस्टेंस स्मॉल a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर। सवाल में पूछा था हमें टोटल टाइम, हम इतनी सारी मेहनत क्या कर रहे हैं? क्योंकि पूरा टाइम निकालना है कि पूरे स्क्वायर पे वो चला जाए। तो फाइनली आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम A टू B प्लस टाइम फ्रॉम B टू C प्लस टाइम फ्रॉम C टू D प्लस टाइम फ्रॉम D टू A। ध्यान से लिखिएगा, A अपॉन, पहला टाइम था A अपॉन V प्लस यू, दूसरा टाइम था अंडर रूट V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला, तीसरी टर्म थी V माइनस यू वाली, चौथी टर्म थी वापस अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करना आपको आसान बात समझ आ रही है? पहली और तीसरी टर्म बिना रूट वाली है, इनको साथ में लिखिए। इनमें से मैं ए तो सभी में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/v प्लस यू प्लस 1/v माइनस यू, और जो बाकी दोनों टर्म्स है डॉटेड डॉटेड में, जो वो दोनों सेम ही है एक्चुअली, तो उसमें से ए कॉमन निकलने के बाद दोनों टर्म सेम है तो डबल हो जाएगा 2/√v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ पा रहे हो ये कैलकुलेशंस? समझ पा रहे हो इतना कैलकुलेशंस? तो ए कॉमन निकला हुआ है। अब ये दोनों के एडिशन कैसे करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से v माइनस यू v प्लस यू बन जाएगा 2v ऊपर, और नीचे बनेगा उनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये रहेगी 2/√v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या खेल खेलना पड़ेगा? अब डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे, डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही डिनोमिनेटर कर दूंगा मैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही डिनोमिनेटर कर दूंगा। टू भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, टू भी कॉमन निकलने दीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में पहले तो v बचेगा प्लस एक्स्ट्रा का रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। ये कैसे आ रहा है? इसके लिए मैं कौन सी फैक्ट यूज कर रहा हूँ आपको समझा क्या? सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ?
कोई भी चीज का बाय रूट एक्स है तो 1/√x को मैं रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रूट एक्स बाय एक्स लिख सकता हूँ ना। ये बात समझ रही है? 1/√x को रूट एक्स बाय एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ जो चीज नीचे रूट के अंदर थी उसका ही ऊपर में रूट लेके गया ताकि नीचे पूरा बिना रूट की चीज आई और डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई थिंक वही आंसर दिया था, 2a/v² - u²। और ऐसा आई बात समझ में? सुपर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था। आपको ए बी सी डी चारों दिशा में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए अलग अलग करना था। क्लियर है? लिख लीजिए, लिख लीजिए। ऐसा होगा तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एच बराबर एलसीएम लेके क्या होगा, एबीसी ऊपर भेज दो, एबीसी ऊपर भेज दोगे तो यहाँ आ जाएगा एबी सिग्मा एबी, सीधा लिख देता हूँ सिग्मा एबी। तो क्या सिग्मा एबी की वैल्यू 3g/h आ जाएगी। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना, मस्त। आपके पास अलग अलग कलर के पेन हो तो ज्यादा अच्छा, कम से कम 2 कलर के पेन इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। माइनस अल्फा बीटा का बोलो क्लियर याद है आपको कि नहीं, भूल गए तो अच्छी बात है। x सिग्मा अल्फा कितना है 3 है तो यहाँ आएगा 3a(x²). ओरल क्वेश्चन था, अगर आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अभी सोचेंगे कि कब से पढ़ाई करनी है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। C2D का सर रिपीट करो। C2D में क्या है बेटा? C2D में जाना तो C से D की तरफ है, तो पायलट कोशिश भी उसी डायरेक्शन में करेगा क्योंकि विंड एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ईस्ट वर्ड फ्लो हो रहा है। तो जब आप इफेक्टिव स्पीड करोगे, दैट इज u बार और v बार ऐड करेंगे, तो क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट आंसर सब्ट्रैक्ट हो जाता ना। वेक्टर्स में हमें पता है, अगर 2 वेक्टर्स ऐड करने इफेक्टिव लेना है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इफेक्टिवली मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 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 इट इज लाइक अपस्ट्रीम सिचुएशन। समझे क्या? ए टू बी की जो सिचुएशन है, ए टू बी की जो सिचुएशन है, ए टू बी इज एग्जैक्टली लाइक अ डाउनस्ट्रीम सिचुएशन। ए टू बी की सिचुएशन है जो एग्जैक्टली डाउनस्ट्रीम सिचुएशन है, और सी टू डी की जो सिचुएशन है, सी टू डी की सिचुएशन एग्जैक्टली अपस्ट्रीम वाली सिचुएशन, अपस्ट्रीम वाली सिचुएशन। जैसे पानी के विरुद्ध दिशा में जाता है वैसे हम हवा के विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। सी टू डी जाना मतलब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। क्लियर है बात? तो अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बड़ी स्पीड जो होगी उसमें से छोटी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर 15 रिपीट सीरीज के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या पढ़ाना है। बायनोमियल स्टार्ट करूँ तो प्रॉब्लम ये कि बायनोमियल ऑफलाइन में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब ऑनलाइन में जो मेरे जो सीनियर टीचर हैं उनका बोलना है कि बायनोमियल तो आप हमने स्टार्ट कर दिया, आप स्टिल आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर हम सिलेबस एंड में पढ़ाते हैं। एक बार पहली स्लाइड सब लोग का नोट होने दीजिए, ठीक है? पहली स्लाइड सबका नोट होने देते, डायग्राम अच्छे से निकालिए। जब प्लेन बी टू सी जा रहा है और डी टू ए आ रहा है, वो ग्रीन कलर का समझना ज्यादा क्रूशल है। ओके, दैट इज वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि हम डिस्टेंस जिस डायरेक्शन का लेंगे उसी डायरेक्शन की स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिलता है। ये हम देख रहे 2 दिन से, तो हमें ग्रीन वाली स्पीड निकालना जरूरी था। ग्रीन वाली रिजल्टेंट स्पीड निकालना जरूरी था क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो रही है, इसलिए वहां पाइथागोरस से हम उसको निकाल पा रहे हैं। गलती से √(v²) + u² मत कर देना इफेक्टिव के लिए, क्योंकि v और u परपेंडिकुलर नहीं है। v और u परपेंडिकुलर नहीं है, v तो हाइपोटेनस बन जाएगा, v हाइपोटेनस बन जाएगा उस ट्रायल में, और ग्रीन कलर की एक साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। स्टैटिक्स वगैरह हम आधे घंटे में पढ़ाते हैं, तो चैप्टर के एंड में होता है। लास्ट के 7 दिन में करीब 12 चैप्टर खत्म होते हैं ना। सिलेबस एंड करना होता है, मतलब 8 अगस्त से 15 अगस्त वाला भी, उसमें हमारे सारे छोटे छोटे चैप्टर स्टैटिक्स जैसे फालतू कुछ चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, सब एक ही घंटे के चैप्टर।
चलो यहाँ तक क्लियर सबको। अलजेब्रा भी जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी। अलजेब्रा में बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बैटरी, डिटरमिनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 6 चैप्टर बाकी हैं अलजेब्रा। चलो 15वां समझ में आ गया अथर बेटा? अथर 15वां क्वेश्चन क्लियर? यस। चलो अब हम आज के सीएएचए में बढ़ते हैं आगे। चलो तो कल मैंने आपको पढ़ाया था अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका थोड़ा बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया था। आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। सर हमारे बुकलेट को वो चैप्टर नहीं है। कौन से चैप्टर नहीं है? अलजेब्रा की कितनी बुकलेट है तुमको पता है कि जब तुम्हारे पास सारी 8 बुकलेट आ जाए तब इस बारे में सोचना। बाकी चीजों के लिए आप बेफिक्र रहिए, सिलेबस एंड तक सारी बुकलेट सब कुछ करा के दे देंगे। कुछ लोग मेरे से इंटीग्रेशन की बुकलेट वगैरह मांगते हैं, तो मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता। जब हमारा चैप्टर सिलेबस के टाइम पर आएगा तभी आपको मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको एजीपी पढ़ाया था, उसी का असाइनमेंट है CA14। इसका थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं ताकि आप होमवर्क करके ला सकें। ऐप में है लेकिन कौन से ऐप में? आपको ऐसा कौन सा ऐप मिलेगा भाई? चलो टेस्ट के ऐप में है तो वहां से आप सब बुकलेट है तो देख लो तुम्हारी मर्जी। चलो पहला क्वेश्चन है, इसका टीएन निकालना है। मैं टीएन के साथ ऐसे पे भी फोकस करना चाहूंगा। ठीक है चलो 3 5 7 9 कोई बताएगा कितने का डिफरेंस है? 3 5 7 9 कितने का डिफरेंस है? 3 5 7 9 दो का डिफरेंस है। तो क्या मैं यहाँ 12 लिखूं? दो में कितना प्लस माइनस करो कि वह 3 आ जाए? दो में मैं कितना हाँ, ऐड ये करूंगा माइनस एप्लीकेशन बहुत करूंगा रियल तो लाइफ 3 आ जाए? एप्लीकेशन है, तो आपको कई रियल लाइफ में और मूवीज में भी दिखेगा। बिल्कुल, ये पूरा रियल लाइफ ही दो है, में कितना प्लस माइनस करो कि 3 आ एकदम जाए? रियल लाइफ। जो लोग स्विमिंग जानते हैं, स्विमर्स है, 12 उनको करो भी ये तो अच्छे से बताएगा पता है। x की पावर कितनी आएगी? अगर पहले टर्म में पावर 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो एंड में कितनी होगी? कोई बता सकता है? वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन मैंने किया है। अब दूसरा और तीसरा तुम करके बताओ, जल्दी करो। दूसरा और तीसरा तुम करके बताओ। दूसरे का देखते हैं कौन हमें सबसे पहले आंसर देता है। चलिए, कौन पहुंच गए सबसे लास्ट पहले स्टेप देख लो तक, क्वेश्चन को, आंसर सबसे तक पहले पहुंच आंसर चुके हो देता आप लोग। तो हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। है। बी क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा हम चेक कर लेते हैं। 1 5 9 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 है। 4 में कितना प्लस माइनस करो कि 1 आ जाए? तो -4। वेरी गुड, सही आंसर। कैसे? 1 5 9 13, 4 का डिफरेंस है तो 4 है। 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 आएगा और x की पावर 3 माइनस। बहुत बढ़िया, किसी को डाउट लगे तो पूछ लेना। तीसरा करके बताओ। डन। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम्स। वी आर डीलिंग विद इट exactly like river boat problems. And lastly, last theory of this chapter for our NEET exam, we are taking rain man problems. तीसरा बताओ। Rain man problems. तीसरा हुआ किसी का? वेरी गुड। 1 3 5 7 कितने का डिफरेंस है? 2 का 2, माइनस 1 करेंगे तब 1 अब आप आएगा। सोचिए, पहले मुझे x की कॉमन पावर सेंस से हमेशा आपको एक कम है, चीज़ें तो बताने x की दीजिए पावर में कि माइनस 1 को आप पावर जस्ट में कॉमन सेंस से या सोचिए। हमको
मैं जो सवाल पूछूंगा उसका एकदम कॉमन सेंस जवाब दीजिए। एकदम सिंपल सिंपल सवाल से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे उसको टफ करूंगा। ठीक है। पहली सिचुएशन में, सबसे पहली सिचुएशन में जो आपको बता रहा हूं, उसमें जो मैन है इज जस्ट स्टैंडिंग। ओके, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब नॉट वॉकिंग। ओके, नॉट वॉकिंग, नॉट रनिंग, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब स्टिल स्टैंडिंग। ओके, स्टेशनरी, एट रेस्ट। एट रेस्ट है, पर्सन इज एट रेस्ट, मैन इज स्टैंडिंग एट रेस्ट। एंड रेन जो है, रेन जो है डाउनवर्ड्स है। एग्जैक्टली सर, ये क्या बोलने की बात है? क्या रेन हमेशा डाउनवर्ड्स ही होता है ना? नहीं ना स्टूडेंट्स, कभी कभी हवा भी बहती है साथ साथ में। तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि कभी कभी जो बारिश के छींटे हैं वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड ना आते हुए थोड़े एंगल पे भी आती है। ठीक, थोड़े एंगल पे भी आते हैं, तो हवा की वजह से ही जनरली होता है। तो रेन जब मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स है, मतलब हवा का इफेक्ट निग्लिजिबल है। ओके, हवा का इफेक्ट निग्लिजिबल है। हवा रेन को साइड में मूव नहीं करा रही है, तो पानी के ड्रॉप्स ऐसे 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 आ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे पानी के ड्रॉप्स डाउनवर्ड आ रहे हैं। एंड मैन इज स्टैंडिंग देयर स्टेशनरी, नॉट मूविंग एट ऑल। आप अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करिए। ये जो मैन, ये जो पर्सन है, इसके रिस्पेक्ट में आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हो बारिश में और बारिश नीचे ऐसे आ रही है। अब आप भीगना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप भीगना नहीं चाहते हो और बिना रेनकोट के वहां पे हो और आपके पास अम्ब्रेला दे दी गई, तो आप न भीगने के लिए अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करोगे? हाउ विल यू होल्ड द अम्ब्रेला? हाउ विल यू होल्ड द अम्ब्रेला सो दैट यू डोंट गेट वेट? एग्जैक्टली वर्टिकली, मतलब परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। बिल्कुल सही, राइट। नेचुरल बात है कि आप अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे इस तरीके से। मैं ब्लू कलर से अम्ब्रेला दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो आप अम्ब्रेला को इस तरीके से होल्ड करोगे, इस तरीके से होल्ड करोगे। ठीक है, अम्ब्रेला को इस तरीके से होल्ड करोगे। क्लियर बात है, सिंपल बात है। अच्छा, चलो अब दूसरी सिचुएशन देखिए, उसके साइड में मैं दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं। मैन स्टैंडिंग, मतलब एट रेस्ट ही है। रेन जो है वो इस बार ऑब्लिक है। ऑब्लिक मतलब तिरछा आ रहा है। कैसे तिरछा आ रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम मैन का डायग्राम काइंड ऑफ निकाल लेते हैं। मैन स्टैंडिंग है और बारिश ना उसकी तरफ ऐसे आ रही है, ऐसे बारिश आ रही है। जैसे पिछले डायग्राम में ऐसे डाउनवर्ड्स बरस रही थी बारिश, इस बार जो बारिश बरस रही है ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर एंगल पे ऑब्लिकली बरस रही है। अब बताइए आप अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेंगे? आप वहां पे हो तो आप अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेंगे? तीसरे में बेटा क्या प्रॉब्लम है, जैसे दूसरा किया वैसा ही प्लस माइनस आने आप अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेंगे? एकदम वर्टिकली होल्ड करेंगे क्या? एकदम तिरछी होल्ड करेंगे? आप भी ऑब्लिकली होल्ड करेंगे? बिल्कुल सही है, स्लैश साइन के जैसे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, स्लैश साइन के जैसे तिरछी ऑब्लिकली होल्ड करेंगे अम्ब्रेला। यस, बिल्कुल सही। यस, या समबडी आल्सो सेड कि एकदम रेन ड्रॉप के अपोजिट होल्ड करेंगे। बिल्कुल सही है। अगर रेन नीचे आ रहा है तो हम अम्ब्रेला ऊपर रखते हैं। रेन तिरछा आ रहा है तो अम्ब्रेला भी एग्जैक्टली वही अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करेंगे। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आई विल शो विद द ब्लू कलर अगेन कि अम्ब्रेला हमने ऐसी होल्ड करनी चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे, इस तरीके से अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, तो हम सेफली बच पाएंगे। ठीक है, मतलब अम्ब्रेला का जो ऐसा डायरेक्शन है
वो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इस तरीके से। ओके, ब्लू ब्लू एरो देखिए, ब्लू एरो पे ध्यान दीजिए। पहले डायग्राम में मेरा ब्लू एरो जो है वो रेन ड्रॉप के व्हाइट एरो से बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में है, और दूसरे भी डायग्राम में मेरा अम्ब्रेला का जो ब्लू एरो है वो रेन ड्रॉप्स के व्हाइट डायरेक्शन से एग्जैक्ट अपोजिट है, तो ही मैं बच पाऊंगा, तो ही मैं पानी से बच पाऊंगा। क्लियर? अब तीसरी सिचुएशन, असली सिचुएशन। अभी इस पे आप में सवाल पूछते हैं, ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, इसको प्रैक्टिकल करना आसान है। बारिश का सीजन है, आप जरूर एक दिन ट्राई कीजिए, ठीक है? ये ट्राई करने में असली मजा आएगा, आपको समझ भी आएगी बात। इस सिचुएशन में ना, तीसरी सिचुएशन में पहले रेन की बात कर रहा हूँ। रेन एकदम मस्त डाउनवर्ड्स आ रहा है, ओके? रेन एकदम मस्त डाउनवर्ड्स ही आ रहा है, कोई ज्यादा हवा नहीं बह रही है, तो रेन डाउनवर्ड्स आ रहा है। लेकिन लेकिन मैन इज मूविंग, मैन इज मूविंग, कोई एक डायरेक्शन है, जैसे ईस्टवर्ड से राइट, मतलब राइट डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ। मैन थोड़ा राइट डायरेक्शन में, ईस्ट मतलब राइट डायरेक्शन में मैन जा रहा है। डायग्राम निकाल लेते हैं मैन की। मैन जा रहा है वॉकिंग, मूविंग मतलब मूविंग कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, साइकिल पे जा रहा होगा, बाइसिकल पे जा रहा होगा, कैसे भी है, लेकिन मैन इज मूविंग राइट वर्ड्स, मैन इज मूविंग राइट वर्ड, रोड पे राइट की तरफ जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि आप पहले उस बारिश में खड़े हो, तो आपने अम्ब्रेला एकदम वर्टिकल रखी थी, लेकिन अब आप मूव करना शुरू हो गए, मैन स्टार्ट्स मूविंग, तो क्या खड़ी अम्ब्रेला रख के आप बारिश से बच सकते हो क्या? क्या आप वर्टिकल अम्ब्रेला रख के चलते चलते बारिश से बच सकते हो क्या? क्या लग रहा है आपको? नहीं बच सकते, है ना? बिल्कुल नहीं बच सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। क्यों भाई? पानी ने तो डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करी, पानी तो, रेन इज तो मूविंग डाउनवर्ड्स ओनली, रेन इज मूविंग एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स ओनली। फिर भी क्यों नहीं बच सकते? फिर भी क्यों नहीं बच सकते? फिर भी क्यों नहीं बच सकते? रिलेटिव मोशन, वेरी गुड, रिलेटिव मोशन इज द आंसर। जो चैप्टर का रीजन है वही है, क्योंकि पानी डाउनवर्ड्स गिर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? जमीन के रिस्पेक्ट में। जमीन के रिस्पेक्ट में पानी एकदम परपेंडिकुलर टू द जमीन, मतलब डाउनवर्ड्स गिर रहा है। लेकिन जब हम मूव होते रहेंगे तो हमारे रिस्पेक्ट में पानी डाउनवर्ड नहीं गिर रहा होगा, तो हमारे रिस्पेक्ट में पानी की जो डायरेक्शन होगी उस हिसाब से हमें अम्ब्रेला होल्ड करनी पड़ेगी, उस हिसाब से हमें अम्ब्रेला होल्ड करनी पड़ेगी। तो अब अम्ब्रेला पर्सन ने कैसे होल्ड करनी चाहिए? कुछ लोग उल्टा स्लैश जैसा आंसर बता रहे, तो तो हम चार ऑप्शंस ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन मुझे, हाउ शुड पर्सन होल्ड अम्ब्रेला? ओके, चार ऑप्शन लेते हैं। लेट मी टेक अ पोल, बिकॉज यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज शायद हो रहे। पहला ऑप्शन है एकदम वर्टिकल अम्ब्रेला उसने होल्ड करनी चाहिए, दूसरा है एकदम हॉरिजॉन्टल होल्ड करनी चाहिए, तीसरा कुछ इस तरीके से स्लैश, और चौथा बैक स्लैश, इस तरीके से अम्ब्रेला होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम्स क्लियर है? तो ए बी सी डी मैं पोल लेने जा रहा हूँ, आप अच्छे से सोचिए और ए बी सी डी में से मुझे जवाब दीजिए। आपका 1 मिनट का अभी से समय शुरू होता है।
मैन इज मूविंग राइटवर्ड, मैन इज मूविंग राइटवर्ड, तो अम्ब्रेला कैसी होल्ड करनी चाहिए? ये लो भैया प्रीवियस स्लाइड। Okay, solution, it's on the screen, result is on the screen. Chalo, majority is correct answer, students. I'm happy to say majority is the correct answer. C option is correct. C और D में कुछ बहुत लोगों को मेजर कंफ्यूजन है. A तो जवाब नहीं हो सकता स्टूडेंट्स. Why some of you are giving A as the answer? A will only work अगर स्टेशनरी सिचुएशन में है तो. आप करके देखिए, ये जिनको ए आंसर लग रहा है ना उनको मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, आप प्रैक्टिकली करके देखिए. मैं सिचुएशन तो समझाऊंगा आपको, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी. यहाँ मैं मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको दे सकता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ कि क्यों सी आंसर जवाब रहेगा करके. लुक एट द सॉल्यूशन. हमने क्या डिस्कशन किया कि रेन जो फॉल हो रहा है उसकी स्पीड हमारे हिसाब से कहा है वो इंपॉर्टेंट करता है. तो आई एम टॉकिंग ऑफ, देखो, वेलोसिटी ऑफ आर कॉमा एम, आर कॉमा एम, आर फॉर रेन, एम फॉर मैन. तो वेलोसिटी ऑफ आर कॉमा एम, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, वी हैव रिलेटिव वेलोसिटी v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b का फॉर्मूला था. तो v ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू m का फॉर्मूला बताइए सबसे पहले मुझे, क्या बनेगा? क्या कुछ वेलोसिटी? वेरी गुड, वी आर माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. करेक्ट, वेक्टर्स में बनेगा. ओके, वी आर बार माइनस वी एम बार, वी आर बार माइनस वी एम बार. अच्छा, क्या आपको ये भी पता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कैसे किया करते थे? वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने का आसान तरीका था, हम वेक्टर एडिशन किया करते थे विद द अपोजिट वेक्टर. वेक्टर एडिशन किया करते थे विद द अपोजिट वेक्टर. ठीक है, अच्छा अब मैं डायग्राम निकाल के बातें करता हूं. डायग्राम में वी आर बार कहां पे है? वेल, वी आर बार डाउनवर्ड है, वी आर बार डाउनवर्ड है. दिस इज वी आर बार, वी आर बार एग्जैक्टली डाउनवर्ड है, रेन डाउनवर्ड फॉल हो रहा है. वीएम राइटवर्ड था तो माइनस वीएम कहाँ होगा? अगर वीएम बार राइटवर्ड है तो माइनस वीएम बार एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में. दिस विल बी माइनस वीएम बार. ओके, दिस विल बी माइनस वीएम बार. मानते हो? अच्छा, अब इन दोनों वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, इन दोनों वेक्टर्स का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो मुझे यूज करना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ. इस बार मैंने टेल टू टेल ज्वाइन किया है, तो ये जो है, ये रेड कलर का जो है, दिस इज माय आंसर. ओके, सो ये रेड कलर की जो डायरेक्शन है, दैट इज व्हाट इज v बार ऑफ r कॉमा m, प्रूव्ड विद द डायग्राम. क्लियर? क्लियर? रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये जो तिरछी दिशा है, स्लैश वाली जो तिरछी दिशा है, वैसे दिशा में मुझे पानी के छींटे मुझ पे गिरते दिखेंगे. मतलब लॉजिकली सोचो कि मेरे पास छतरी नहीं होगी, छाता अगर नहीं होगा मेरे पास, या मैं छाता वर्टिकली अगर होल्ड करता हूं, सोचिए अगर मैं छाता वर्टिकली पकड़ूंगा, अगर मैं छाता वर्टिकली पकड़ूंगा तो मेरा सर गीला होगा कि पैर गीले होंगे? पहले सर गीला होगा कि पैर गीले होंगे? लेग्स गीले होंगे. अच्छा, क्या मेरे लेग्स आगे से गीले होंगे कि पीछे से गीले होंगे? आगे से गीले होंगे कि पीछे से गीले होंगे?
वेरी गुड, ये भी सवाल पूछ सकते हैं आपको कि अगर डाउनवर्ड रेन में मैन आगे मूव कर रहा है और उसने छतरी खड़ी के खड़ी पकड़ के रखी है, तो उसका कौन सा हिस्सा पहले गीला होगा? मैं यही इसी सवाल में बता दे रहा हूं। ओके, सो मैन के लेग्स का मैन के लेग्स का फ्रंट पार्ट, फ्रंट साइड से जो है, फ्रंट साइड, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिसपे रेन गिर सकता है, गेट्स वेट, गेट्स वेट। लेग्स का फ्रंट साइड गेट्स वेट इफ इफ अम्ब्रेला वो अगर खड़ी के खड़ी ही रखेगा तो, जैसे बिना चलते चलते जैसे अम्ब्रेला उसने होल्ड की थी, अगर वैसे ही होल्ड करेगा तो मैन के लेग्स का फ्रंट साइड सबसे पहले गिरेगा, क्योंकि आगे से पानी, क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या है, देखिए रेन की रिलेटिव स्पीड स्लैश के जैसी है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इसमें कैसे सवाल बन सकते हैं? चार ऑप्शंस बनेंगे। क्या सबसे पहले गीला होगा? तो बोलेंगे कि मैन का फेस गीला होगा सबसे पहले। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मैन का बॉडी का टॉप हिस्सा पीछे से गीला होगा, मतलब पीठ गीली होगी सबसे पहले, पीठ और बाल, पीछे से बाल और पीठ गीली होगी। तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि मैन के लेग्स आगे से गीले होंगे। चौथा ऑप्शन आ सकता है मैन के लेग्स पहले पीछे से गीले होंगे। तो इस सिचुएशन में आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, आगे से हो गए। इट्स प्रूफ बिकॉज ऑफ दैट रेड कलर का जो आंसर आया हुआ है उसकी वजह से। एंड फिर आगे पूछेंगे कि अगर गीला नहीं होना है तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है? नाउ दैट इज वेरी नेचुरल कि जो रेड डायरेक्शन है उसके एग्जैक्टली उल्टा, मतलब गीला नहीं होना है तो अम्ब्रेला शुड बी होल्ड एज पर सी ऑप्शन, अम्ब्रेला शुड बी होल्ड एज पर सी ऑप्शन। क्लियर है? उसके एग्जैक्टली उल्टा। परफेक्टली क्लियर है एवरीवन? लिख लिया, इतना बना लिया आपने? तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके मैं आज एंड करूंगा ये पार्ट। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया है सबने इतना? पूरा मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है 2-3 लाइंस का डायग्राम के साथ। I'll wait a minute, ठीक है, I'll wait a minute, do it. भाई स्क्रीन को तो कुछ नहीं हुआ है, आपका नेट कनेक्शन देखिए बेटा। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? बाकी स्टूडेंट्स, 3 लोग को स्क्रीन विजिबल नहीं, बाकी स्टूडेंट्स विजिबल टाइप कीजिए, विजिबल है तो विजिबल टाइप कीजिए। अच्छा नहीं है, ओके ओके ठीक है, मैं रीशेयर करता हूँ, अनशेयर करके रीशेयर करता हूँ, डोंट वरी। अरे एक मिनट स्टूडेंट्स, ये जो ऐप है ये यहाँ का मतलब ये हैंग हो गया है विंडो, जस्ट मिनट। आपकी कोई गलती नहीं है, विंडो हैंग हो गया है यहाँ का, इसकी वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, सैड। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। बाप रे, सैड स्टोरी स्टूडेंट्स, दिस इज गॉट completely हैंग्ड इट सीम्स। तो ये इसको मैं वापस भी नहीं ला पाऊंगा, ऐसा इतना हैंग हो गया, नहीं आ रहा है।
पूरा ऑफ होके ऑन करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स। कोई स्क्रीनशॉट भेज देगा बेटा वीडियो से, वीडियो लेके बाद में प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, नहीं तो मुझे मेहनत करनी, कोई somebody करेगा तो आप कर लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन ही करना है। चलो ऐप रीस्टार्ट तो हुआ बट पहले का मिट गया, तो पहले का मिट गया, नया क्वेश्चन जरूर हम क्विकली डिस्प्ले कर सकते हैं। यस, ये क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम देखिए और डायरेक्ट सॉल्यूशन में देखिए, वी रेन को क्या लिखा है? -10 जे कैप, मतलब अपने हमेशा के नोटेशन यूज किए, आई कैप राइट साइड और जे कैप इस बार अप डायरेक्शन को जे कैप दिया, ठीक है। और मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम के हिसाब से मैन राइट में मूव हो रहा है, 6 आई कैप होना चाहिए कि दिस इज 6 आई कैप, 6 आई कैप। तो मैं अब, तो ये जो चीज है उसके नीचे जो उन्होंने लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। मैं उसको अपने तरीके से वी बार ऑफ आर कॉमा एम क्या होगा? वी बार ऑफ आर कॉमा एम क्या होगा? वी आर माइनस वी एम, ठीक है ना। तो ये वी आर की वैल्यू माइनस वी एम की वैल्यू, सबको समझ आ रहा है? वी आर की वैल्यू पहले ब्रैकेट में है और माइनस वी एम की वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में है, दोनों को सबट्रैक्ट किया हुआ है। तो वी आर माइनस वी एम करके वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन उन्होंने निकाला, जिसका आंसर क्या आया? जिसका आंसर इफेक्टिवली आया -6 आई कैप और -10 जे कैप। ये इस चीज का आंसर है, दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग। तो अब हमने अम्ब्रेला कैसे होल्ड करनी चाहिए? वेल नेचुरली अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करनी चाहिए, ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करनी चाहिए। तो वर्टिकल से अगर अम्ब्रेला थीटा एंगल बना रही है, वर्टिकल से अगर अम्ब्रेला हमारी थीटा एंगल बना रही है, तो आप डायग्राम में देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अम्ब्रेला के साइड से वर्टिकल से जो थीटा रहेगा वही ये थीटा रहेगा जो मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ। आ रही बात समझ में? दो वर्टिकली अपोजिट एंगल सबको समझ आ गए? बस ये एंगल हमें निकालना था। फाइंड द एंगल एट विच मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। ये थीटा हमें फाइंड करना था वर्टिकल से, तो वही ये थीटा है। तो अब ट्रायंगल का थीटा देख लीजिए, उन्होंने क्या किया, tan थीटा निकाल दिया। tan थीटा से अपोजिट, अपोजिट 6 था और एडजेसेंट 10 था, तो आंसर आ रहा है 37 डिग्रीज। तो आंसर इज 37 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल पूछा था तो इट इज 37 डिग्री विद द वर्टिकल। ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतना मैं बता रहा हूँ लेकिन कैसे क्लियर होगा? स्क्रीन ही वापस से विजिबल नहीं थी, सो स्ट्रेंज। उप्स, हाँ कुछ नहीं दिखा, समझ गया मुझे कि कुछ नहीं दिखा आपको, अब दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। रेन 10 से डाउनवर्ड्स, डायग्राम पे ध्यान दीजिए, रेन 10 से डाउनवर्ड्स, मैन 6 से राइटवर्ड्स, ठीक है। तो उसको लिखा, मैन की स्पीड लिखी 6 आई कैप और रेन की लिखी 10 माइनस जे कैप। फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाली सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के। अब मेरी डायग्राम, मैंने जो डायग्राम निकाली उस पर ध्यान दीजिए, जिसमें एंगल्स दिखाए, अम्ब्रेला दिखाई है ब्लू कलर से तिरछी और डायग्राम दिखाई हुई, थीटा दो एंगल दिखाए वर्टिकली अपोजिट, उस पर ध्यान दीजिए। उतना समझ गया तो फिनिश्ड। वो थीटा हमें निकालने को बोला गया है, तो ट्राइंगल में थीटा कैसे निकालेंगे? अपोजिट साइड 6 पता है और एडजेसेंट साइड 10 पता है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेके tan थीटा निकाला। क्लियर? ये ग्रुप पे भेज दे रहा हूं मैं, आप इसको समझ लीजिएगा, नहीं समझा तो कल वापस पूछिएगा। ये दूसरी डायग्राम, पहली डायग्राम में 6 राइट साइड में है, दूसरी डायग्राम में 6 लेफ्ट साइड में है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरी डायग्राम में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन का सब्ट्रैक्ट होता, सब्ट्रैक्ट होते समय अपोजिट हो जाता, इसलिए वो 6 आपको दूसरी डायग्राम में लेफ्ट में दिख रहा है, पहली डायग्राम में राइट में दिख रहा है, दूसरी डायग्राम में लेफ्ट में दिख रहा है।
ऑल राइट। सो tan थीटा 3/5 आ रहा है, 3/5 के हिसाब से 37 डिग्री। tan थीटा 3/5, ओ सॉरी 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 सॉरी, tan थीटा 37 डिग्री का 3/4 होता है बेटा। हाँ 37 डिग्री नहीं आएगा, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, 37 डिग्री नहीं आएगा, यही आंसर आएगा 3/5। आई एम वेरी सॉरी, अच्छी मिस्टेक करी मैंने। tan इनवर्स 3/4 होता है 37 डिग्री, ये सिर्फ tan इनवर्स 3/5 आएगा, 37 से छोटा एंगल आएगा ये बेसिकली, जो भी आता होगा है ना, 20 डिग्री 25 30 35 डिग्री जो भी एंगल आता होगा। ओके, सो tan इनवर्स 3/5 आंसर है, उसको डिग्रीज में आप एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे, इतना ही आंसर बताना पड़ेगा। ओके, चलिए सी यू टुमारो स्टूडेंट, सेम टाइम, बाय। इस समय वो अपने पास जो समय है हमारे से बेच रखा है मंजर आ जाएगा समय पर ये फॉर्मूला है, तो ये तुमको एनडी पता है, साइन आईसी निकाल दोगे। नहीं वो अभी जाने वाला है।